हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगलिस्टिक्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान शाहजहान खान, और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान आदिल साहब। सर वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर लास्ट एपिसोड लीगलिस्टिक्स की पहली एपिसोड भी थी, मैंने उसमें आपका इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आप सिविल सर्विसेज से मुंसलिक हैं, आपने 4th पोजीशन हासिल की, आपने BCL कर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। इसके अलावा मैंने एक बात की कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम केस में अमाइकस अपॉइंट किया था। उस एपिसोड और इस एपिसोड के दरमियान आपको एक हाई कोर्ट ने भी अमाइकस अपॉइंट किया है। जी सर मैं वो उसी इसलिए कि मैं बाहैसियत वकील या कानून के तालिब इल्म के ये एजाज़ समझता हूँ कि कोर्ट किसी को अमाइकस अपॉइंट करे और उससे बढ़ कर के वो वकालत से या लॉ से उस तरह डायरेक्टली मुंसलिक भी ना हो। तो मैं मुख्तसरन टॉपिक पे आने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या उसमें अमाइकस होता क्या है। और जी, अमाइकस इज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सर, और बेसिक काम ये होता है कि आपने असिस्ट करना होता है कोर्ट को किसी भी लीगल प्रोपोजिशन पे, क्वेश्चंस ऑफ लॉ के सामने। बेसिकली आपने फैक्ट्स पे बात नहीं करनी होती उस केस के भी, तो आप प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं। और अभी जिस केस में हाई कोर्ट ने जो अमाइकस लगाया है वो साइबर जुरिस्डिक्शन के हवाले से है कि पीका के लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इसकी जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल लॉ के साथ इसकी इंटरसेक्शनैलिटी कैसे बनेगी। दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ दैट डिबेट। अच्छा, ये जिसके लिए आपको, बल्कि ये जो आपने साइबर सिक्योरिटी का जिक्र किया, इससे मेरे जो आज का टॉपिक भी है ये भी इसी से मुंसलिक है, रिलेटेड है। दुनिया, हमने लास्ट शो में भी टिकटॉक में बात की जिसमें अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन ये थी कि लोगों का, अपने पब्लिक का डाटा प्रोटेक्शन के वो किसी एडवर्सरी कंट्री के पास ना जाए। तो पाकिस्तान में भी ये इशू देखने को मिल रहा है, पुलिसिंग से रिलेटेड जनरली भी शायद अभी लॉ या लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जो डाटा कंपनीज हमारा लेती हैं, बैंक्स लेते हैं। तो डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से दुनिया में क्या लॉज हैं, दुनिया उसको कैसे देख रही है, और पाकिस्तान इसके ऊपर क्या लेजिस्लेशन कर रहा है और किस तरह लेके चल रहा है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे काफ़ी पाकिस्तान में कंसर्न पाया जाता है बिकॉज जब से ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डिजिटल, और दुनिया में अगर हम ग्लोबल उसकी बात करें तो 3 मॉडल इस वक्त अवेलेबल है। एक US बेस्ड मॉडल है, वो उसको हम प्राइवेसी सेंट्रिक कहते हैं। उसमें सारा कंसर्न ये है कि एक आम आदमी का, एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो कर्टेल ना हो, और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन है, उसके तहत वो किसी की प्रिवेसी को पर आप इन्वेड नहीं कर सकते। ये उसकी बेसिक स्पिरिट है। तो ये US का बेसिक इसके इर्द गिर्द है, इसीलिए उनके बहुत सारे लॉज के नाम प्रिवेसी ओरिएंटेड है। डाटा का लफ्ज़ दिया था, प्रिवेसी का ज़्यादा आता है चूँकि उसको ज़्यादा वो, और वो आज भी उसके तहत उसको कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ नई लेजिस्लेशन भी आ रही है। इसके अलावा एक EU का है, दूसरा मॉडल यूरोपियन यूनियन का है। उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है जनरल डाटा। अभी डाटा की हम आगे अगर हम बात करेंगे तो हम पे डाटा की टाइप से भी बात करें तो जनरल डाटा और पर्सनल डाटा, ये 2 डाटा की अलग से टाइप है जिस पर उन्होंने बात की हुई है। जो EU का मॉडल है वो राइट्स सेंट्रिक है। वहाँ पे राइट्स पे ज़्यादा बात होती है कि लोगों के राइट्स हैं, तो वो प्रीवेसी भी एक राइट ही है जिसकी फॉर्म है, लेकिन वहाँ पे लफ्ज़ राइट्स का ज़्यादा है। और उन्होंने 1995 में पहला कानून अपना इंट्रोड्यूस कराया था यूरोप ने, और उस यूरोपियन यूनियन ने, और उसके बाद उन्होंने 2016 में एक अपनी बड़ी डिटेल्ड, बड़ी मशहूर GD रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाई, विच इज़ वेरी पॉपुलर। काफ़ी सारे मुल्कों में उसको स्टैंडर्ड समझा जाता है इसका। ठीक है, काफ़ी लोगों ने उसको, काफ़ी मुल्कों ने उसको अडॉप्ट भी किया है। और तीसरा जो मॉडल है वो चाइना का मॉडल है या रशिया का मॉडल है, विच इज़ सिक्योरिटी सेंट्रिक। उसमें अल्टीमेट जिस बात पे डिसीजन होता है वो उनकी नेशनल या कलेक्टिव सिक्योरिटी है, यानी वहाँ पे इंडिविजुअल्स की जो सिक्योरिटी है या राइट्स हैं उसमें जब उसको compete कराते हैं विद कलेक्टिव गुड या कलेक्टिव जो सिक्योरिटी है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं और इंडिविजुअल से। तो ये 3 बड़े ग्लोबल लेवल पे है। ठीक है, पाकिस्तान का मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का लैंडस्केप ये है कि पाकिस्तान में पहला जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड बड़ा जो सीरियस लेजिस्लेशन की एफर्ट हुई वो 2003 में हुई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक ऑर्डिनेंस आया 2003 में, जो अभी भी वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो प्रोटेक्टेड है और वो आज भी लॉ मौजूद है। काफ़ी सारा बैंकिंग रिलेटेड जो डाटा था वो वहाँ पे प्रोटेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के लिए। बेसिकली वो बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस को लीगल कवर देने के लिए आया था। ठीक है, और उसको फिर यूज़ भी करते रहे फॉर अदर डोमेन एज वेल। उसके बाद जो पीका का पुराना वर्जन है वो पीको इसको कहते थे, ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस 2007 में आया, फिर 2007 से लेकर 2009 तक ऑर्डिनेंसेस के थ्रू चलता रहा, और उसके बाद फाइनली 2016 में ये एक्ट की शक्ल में आया। तो पीका में डाटा के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन है।
आमतौर पे वो नहीं होती डिस्कस हमारे तालीमी इदारों में। जी, और मैं समझता हूँ उस तरह नहीं है जी हमारे 9 स्कूल्स में और हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्कूल्स हैं और हमारे जो मैनेजमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ इस बात पे बात होनी चाहिए। अभी वहाँ पे बात ये नहीं गई, वो थोड़ी सी आज उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट द, हमारा तो अपने बारे में बड़ा अजीब सा व्यू होता है। 2020 से एक लॉ ड्राफ्ट लॉ बना हुआ है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी फेडरल जो मिनिस्ट्री है उसने ड्राफ्ट किया था। फिर उसके 3-4 वर्जन आए, फिर उस पर कमेंट्स आए और वो 2023 का एक्ट भी इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है। वो बड़ा एग्जॉस्टिव है, बहुत मुनासिब है और एक्ट बन चुका है जी नहीं एक्ट नहीं बना अभी, बिल की सूरत में बिल है पर गवर्नमेंट ने तैयार किया है जी। और उसमें मेरा ख्याल है कि हम सबको कोलैबोरेट करना चाहिए, उसमें अभी अच्छी इनपुट देनी चाहिए ताकि उससे और ज़्यादा लोगों की वो किया जा सके। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, उसमें लोगों के बहुत सारे कंसर्न है, लोगों का प्राइवेट डाटा, लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो, क्योंकि अब तो सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन में हर इंसान की आ चुकी है। बैंकिंग ऐप्स हैं और भी मुख्तलिफ ऐप्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन ले रही हैं, लेकिन कल को हमने उनसे कैसे बचना है या हम उनकी रेमेडीज़ क्या है, इस पर भी मैं आपसे बात करूँगा प्लीज़। अभी आपने 3 मुल्कों के मॉडल का जिक्र करते हुए उनको बताया कि प्राइवेसी सेंट्रिक हैं, राइट सेंट्रिक हैं, सिक्योरिटी सेंट्रिक हैं, तो आपने डेटा के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स का भी इस्तेमाल का जिक्र किया। तो डेटा हमारे नज़दीक तो डेटा बस ये डेटा है कि मेरा नाम शाहजहान है, मैं वकील हूँ, मेरा ये अकाउंट नंबर। डेटा की भी कोई टाइप्स होती हैं, कुछ मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। जी अगर हम पाकिस्तान के कानून को देखें तो आपको जो हमारा पीका है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसके अंदर आपको डेटा की डेफिनेशन मिलेगी और वो डेफिनेशन जो है वो बेसिकली डिफाइन नहीं किया उन्होंने, आगे उसकी टाइप्स बता दी है। डेटा इंक्लूड्स, ये सेक्शन 2 है पीका का, जिसमें डेटा इंक्लूड्स कंटेंट डाटा एंड ट्रैफिक डाटा। उन्होंने 2 डाटा का जिक्र किया है, कंटेंट डाटा और ट्रैफिक डाटा। तो कंटेंट डाटा क्या होता है, ट्रैफिक डाटा क्या होता है, इसमें हम श्योर के आईटी वाले लोग ज़्यादा इसमें कॉम्पिटेंट है, लेकिन लॉ में इनकी डेफिनेशन भी आगे मौजूद है। ट्रैफिक डाटा जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक जो डाटा ट्रैवल करता है वो बेसिकली ट्रैफिक डाटा है, और सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो उसको ज़्यादा डील करते हैं। इसलिए आगे जाके हम देखेंगे इसी कानून में बाकायदा वारंट लिया जा सकता है फॉर द कंटेंट डाटा तक उसके कंटेंट लिए जाए। अदालत का एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। ठीक है। कम यूज़ होता है, बल्कि जहाँ सर्वर्स आउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पड़े हुए, पाकिस्तान से बाहर कहीं सर्वर्स पड़े, अगर कोर्ट ऑर्डर लेके भेजा जाए तो बड़ा इफेक्टिव होता है और वो दे आर बाउंड बाय दोज कोर्ट ऑर्डर्स। अच्छा, हमें वो प्रोसेस करना आना चाहिए या एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में रिक्वेस्ट भिजवा के उसको हमें प्रोसेस करवाना। दूसरे मुल्कों में भी अगर आपको पता है कि पूरी दुनिया में ट्रेंड है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ जुडिशल प्रोसेसिंग की पूरी मूवमेंट चल रही है कि एक मुल्क का अगर फैसला दूसरे मुल्क में जाएगा तो उसको दोबारा से नए सिरे से शुरू नहीं किया जाएगा, बल्कि रिस्पेक्ट शो की जाएगी, डेफरेंस शो की जाएगी जजमेंट की, जो जी आपसे पता ही है। और उसमें यूरोप ने बहुत ज़्यादा उसमें आगे गए हैं। विद इन स्टेट्स भी आपको पता है एक स्टेट का फैसला दूसरे स्टेट में के बारे में रेगुलेशन बनी है, बड़ा लॉज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज पे एक सब्जेक्ट भी बनाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज का सब्जेक्ट उसका पुराना नाम था, उसका नया नाम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, काफ़ी सारी किताबें हैं। तो ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट एरिया है जिस पे फिर कैसी तफसील से बात भी करेंगे। जी जी। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि आप जो टाइप्स ऑफ डाटा है उस पर हम ज़रूर बात कर लें। ये 2 कंटेंट डाटा और ट्रैफिक डाटा तो मैंने आपको बताया, ये तो पीका के कानून में मौजूद है। इसके अलावा जो हमारा ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है पाकिस्तान का, जिसको आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्क्रीन पे ज़रूर दिखा दें। ये स्क्रीन पे आ रहा है जी। उसके अंदर भी डाटा की टाइप्स है, मसलन उसमें बायोमेट्रिक डाटा का जिक्र है, उसमें क्रिटिकल पर्सनल डाटा का जिक्र है। क्रिटिकल पर्सनल डाटा उन्होंने उसको डिफाइन किया हुआ है जो गवर्नमेंट की एजेंसीज किसी का डाटा इकट्ठा करती हैं फॉर उसकी लिस्ट बाकायदा बनी हुई सिक्योरिटी जी। उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए अगर डाटा इकट्ठा किया गया है तो दैट इज़ क्रिटिकल पर्सनल डाटा, दैट इज़ नॉट सिंपली डाटा, दैट इज़ ऑफ क्रिटिकल नेचर। इससे आगे जाके इम्प्लीकेशन इसकी होती है अगर आप ब्रीच करें पर्सनल डाटा की सिर्फ तो उसकी सज़ा कम है, ठीक है, निस्बतन, और अगर आप क्रिटिकल पर्सनल डाटा पे करें तो फिर उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। फिर जेनेटिक डाटा का वहाँ पे जो लॉ जो हमारे पास है। फिर हेल्थ डाटा अलग से डिफाइन हुआ है, पर्सनल डाटा को भी उन्होंने किया हुआ है डिफाइन। फिर एनोनिमाइज्ड डाटा का जिक्र है। फिर स्यूडोनामाइजेशन ऑफ डाटा की बात हुई है और इसमें कहा गया है उस ड्राफ्ट लॉ में, जो हमारा ड्राफ्ट लॉ है, कि ये जो सूडो डाटा होगा किसी का जिससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दिस कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग पर्पसेस।
और ये एट्रीब्यूटेबल नहीं होगा टू एनी पर्टिकुलर, मतलब आप नंबर बताते हैं कि 100 पीपल, ठीक है, 100 बॉयज़ या 100 गर्ल्स, तो अब आप उनको 100 को आइडेंटिफाई नहीं करते तो ये फिर सीडोनोमस है। इस सूरत में दिस इज नॉट कंसिडर्ड पर्सनल डाटा, इट इज आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल डाटा। तो ऐसी बड़ी नुआंसेस हैं लॉ में, आपको पता है कि इट्स अ बिग सब्जेक्ट और उसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने अब कुछ लॉज का जिक्र किया है, मैं चले कानून से जुड़ा हुआ हूँ, आप कानून से जुड़े हुए हैं, कोई आम शख्स अगर पढ़ना चाहे अपनी रहनुमाई के लिए, तो कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है इन कवानीन में, जिनको समझना ज़रूरी है उनको कानून को समझने के लिए? जी, एक तो नई बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज़ डेटा सब्जेक्ट। हमारे लॉ ने भी उसको यूज़ किया है और सब जगहों पर उसका ये इस्तेमाल हो रहा है। डेटा सब्जेक्ट उस नेचुरल पर्सन को कहते हैं जिसका डाटा लिया जाता है। आप जानते हैं कानून में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन, एक नेचुरल पर्सन है, वो आप मैं आम आदमी इंसान है, और एक कॉर्पोरेट पर्सन है विच लीगल कंपनी है, लीगल पर्सन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इट्स ए लीगल, इट्स अ कॉर्पोरेट पर्सन। तो ये डेटा सब्जेक्ट जो है उसका लफ्ज़ यूज़ किया गया है फॉर, और हमारे लॉ में तो जो ड्राफ्ट लॉ है उसमें फॉरेन डाटा सब्जेक्ट का भी जिक्र है। तो आपको पता है कि लोकलाइजेशन ऑफ डाटा इज़ अ वेरी बिग इशू। जो लोग आईटी से मुंसलिक हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उनको अंदाज़ा है कि लोकलाइजेशन ऑफ डाटा इज़ अ वेरी बिग इशू। अगर आपके मुल्क में किसी चीज़ का सर्वर पड़े हुए हैं तो वो लोकलाइज डाटा है, ठीक है, और अगर किसी दूसरे मुल्क में, जैसे अब फेसबुक पे जो डाटा है वो तो अमेरिका में सर्वर पड़े हुए, यहाँ तो है नहीं एग्जैक्टली, तो आप उसकी इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे, उनको कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो ये सारे गैप, और ये जब मुल्क आपस में बात करते हैं तो वो कानून के जरिए बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, या वो एग्रीमेंट्स के जरिए बात करते हैं। ठीक। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कानून नहीं है आपस में, तो वो फिर आप नहीं हो सकती और ना ही वो जी, आपको पता है कि उसमें अभी 2020 में हमने इंटरनेशनल कॉपरेशन का बकायदा एक क्रिमिनल मैटर्स में FATF की वजह से नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसी तरह से आपको कानून बनाना पड़ता है, उसके तहत ही होता है। जैसे अब यहाँ पे पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ होती हैं मुख्तलिफ, फेसबुक होती है, कुछ और हैं, उन पर बाज़ दफ़ा कोई ब्लैकमेलिंग की जाती है किसी तरह, उसके हम काफ़ी उन केसेस का जिक्र भी सुनते हैं, लोग पकड़े हुए जाते हैं, बट वो डेटा जैसे आपने कहा कि वो तो किसी और मुल्क के पास है, तो हमें उनके साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जी, और लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के साथ होती है और लॉ बात होती है। जी, लॉ, हाँ, अगर आप उनका कानून जानते हैं, मसलन ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, जी जी, विच इज़, हम आगे फिर जब बात करते हैं तो हम इसको सॉफ्ट लॉ कंसिडर करते हैं। तो उस सॉफ्ट लॉ के मुताबिक आपको अपनी यहाँ से रिक्वेस्ट जो भेजनी है उसके मुताबिक भेजनी है। अगर उन गाइडलाइंस को हिट करेगी तो ऑटोमेटिकली उन्होंने भी, आपको पता है, AI सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं, इतनी दुनिया से उनको रिक्वेस्टें आ रही होती है, जो चीज़ उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन के मुताबिक होती है वो उसको एंटरटेन करते हैं, अदरवाइज को एंटरटेन नहीं। इसमें आपने जब 3 मुल्कों का या 3 यूरोपियन यूनियन और फिर 2 मुल्कों का जिक्र किया, आपने बताया वो राइट सेंट्रिक, प्राइवेसी सेंट्रिक, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों के कंसेंट या उनकी मर्ज़ी की भी गुंजाइश होती है, या रियासत या इदारे और प्राइवेट कंपनीज या उनके आते तो शायद कंसेंट लेना पड़ता होगा, मगर एक सवाल ये बनता है कि क्या इदारे रियासत के वो कंसेंट लेना ज़रूरी है या नहीं? जी, यही फ़र्क है US, EU और चाइना के लॉ में। चाइना के लॉ में कंसेंट इज़ नॉट, ठीक है, उसकी बहुत रियासत नहीं है, स्टेट टेक्स ऑल द डिसीजंस। एक मुतलकुल अनान वाली वो मुतलक अनान तो नहीं हुआ, आज दुनिया में बहुत आगे जा रहे हैं। अब तो ये डिबेट हो रही है कि उनका सिस्टम भी हमें स्टडी करना चाहिए, अब इसमें डिबेट हो रही है। तो ये तो हमारी, मुझे लगता है, जनरलाइजेशन है। बहरहाल, इफ़ दे आर रेगुलेटिंग द कॉन्डक्ट ऑफ ओवर 1 बिलियन पीपल तो दे मस्ट हैव सम सिस्टम जिसको हमें देख लेना चाहिए। और हम किसी भी सिस्टम के पाबंद नहीं है, जैसे अमेरिका का सिस्टम स्टडी करते हैं, इंग्लैंड का करते हैं, इसी तरह हमें उसका भी सिस्टम स्टडी कर लेना चाहिए। अच्छी चीज़ें हर जगह से ले लेनी चाहिए या उसको अपने सिस्टम के मुताबिक अडेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो EU और यूरोपियन, अमेरिका का जो सिस्टम है और इंग्लैंड का सिस्टम है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बिकॉज कॉमन लॉ से आता है वो, फिर वहाँ सिटीजन्स की बात होती है। तो ये हमारा जो ड्राफ्ट लॉ है उसमें भी बहुत बड़ा पूरा एक चैप्टर कॉन्सेंट पर है कि कॉन्सेंट के साथ चीज़ों को देखा जाएगा, कॉन्सेंट के बगैर नहीं यूज़ किया जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ जगहों पे डिस्क्लोजर कर सकते हैं, उसमें एक्सेप्शंस भी मौजूद है कॉन्सेंट की। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए वहाँ पे आपको शायद कॉन्सेंट की जरूरत ना पड़े। आजकल आपको शायद आपके इल्म में होगा, एंटी रेप एक्ट 2021 का आया, उसके रूल्स बने जिसके तहत
सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर बन रहे हैं विच आर इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, वो सारे के सारे डेटे पे खड़े हुए हैं। जी जी, जाहिर है वो तो कंसेंट देगा नहीं उसका, वो तो कभी भी नहीं थे। रियासत एक आदमी उधर कॉन्विक्ट हुआ है उसके अंदर जी और आपने उसको प्रिवेंट करना है आने अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अगर आपने प्रिवेंशन करनी है उसकी, तो आपको ऐसा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर अच्छी बात उन रूल्स की अच्छी बात यह है कि उनमें एंट्री और एग्जिट का सिस्टम है। यानी अगर एक आदमी का नाम आ जाता है और उसका कॉन्टैक्ट ठीक रहता है तो आफ्टर ईयर कुछ अर्से के बाद वो टाइम उसका नाम उसका एग्जिट हो। मैं इसी तरफ आने लगा था। मैं डेटा ब्रीच के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले मैं यही बात पूछने लगा था, मैंने एक न्यूज़ आइटम पढ़ा कुछ दिन पहले डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया आईजी पंजाब पुलिस ने। उन्होंने उसके अंदर डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ इकदाम किए हैं जिसमें कुछ कमेटी भी बना दी गई है। तो अगर हमारे ये लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको अंदर अगर कोई फ्लॉज मौजूद थे, शायद उनको ऐसा लगता है कि कैटर करने की गई है। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है और इसके तहत पुलिस क्या अचीव करना चाह रही है? जी, इसमें हुआ ये था कि जी रिटे हुई थी लाहौर में जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की कोर्ट में। ही इज़ अ वेरी IT सेवी जज, क्रिमिनल साइड को ज़्यादा देख, मेरी नज़र से भी जजमेंट्स गुजरी हैं जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया। उन्होंने काफ़ी सारी आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट जुडिशरी फॉर दिस, कि जुडिशरी की काफ़ी सारी लीड है काफ़ी चीज़ों में। आपको पता है कि लॉज जब भी बनते हैं कोई ना कोई गैप रह जाता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो हमारे मुल्क में हर तरह का क्रिटिसिज्म अवेलेबल है और जुडिशरी अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ गैप्स कुछ फिल इन हो पाते हैं तो एग्जीक्यूटिव की अगर कहीं पे कोई एफर्ट्स होती हैं तो उनको अगर जुडिशरी थोड़ा सा एंडोर्स कर दे तो उससे वो आहिस्ता से बाद में लॉ भी बन जाता है। और यही पूरी दुनिया में ट्रेंड भी रहा है कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में कि पहले आमतौर पे क्योंकि उनके सामने केसेस आते हैं जहाँ से गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं और उसके ऊपर फिर वो डायरेक्शन भी दे देते हैं, बात भी करते हैं। तो अली ज़िया बाजवा साहब के पास चैलेंज हुए थे पुलिस की जो डाटा हमने मुख्तलिफ हवालों से रखा हुआ है, उसमें थाने का डाटा है, उसे हम पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन लास्ट पूरा डेकेड जो है वो पुलिस की जितनी लीडरशिप है पूरे पाकिस्तान में, नॉट ओनली पंजाब, ठीक है, ये शुरू किया था डॉक्टर शुएब सदर साहब ने व्हेन ही वाज वो DG नेशनल पुलिस ब्यूरो में थे। उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, दिस इज 2008-2009। अभी ये सारी बातें भी नहीं होती थी, तो उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की बात की और उस पर उन पर प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए, उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया। फिर नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई थी तो पंजाब में मुश्ताक सुखेरा साहब हमारे जो IG रहे उन्होंने उसमें काफ़ी काम करवाया। सेफ सिटी एक्ट भी उसी दौर में पास किया गया और एक पूरा व्हीकल दिया गया टू डील विद ऑल द IT इंटरवेंशंस। ठीक है, इसमें फिर हमारे जो मौजूदा IG साहब है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, और आई मस्ट नेम एन इंडिविजुअल जो जिनकी बहुत ज़्यादा लीडरशिप इस काम में रही, वो SN यूनुस साहब है। उन्होंने इसमें काफ़ी, अभी भी उनके पास DIG IT पंजाब का भी चार्ज है, इसमें उनको जी उनको काफ़ी अहम रोल दिया गया है, रोल होता है। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है और इस लीडरशिप की वजह से काफ़ी हमारे पास डाटा मौजूद था। तो हाई कोर्ट में रिटे हुई और उसको लीगैलिटी पे साइड से अटैक किया गया कि क्या लीगल पावर है पुलिस के पास ये डाटा रखने का। तो उसमें फिर पुलिस ने, हमने जब अपना जवाब जमा कराया तो हमने आर्टिकल 163 और 166 ऑफ पुलिस ऑर्डर पे हमने रिलाई किया, जिसके अंदर हमारे पास ये पावर है कि हम डाटा मेंटेन कर सकें, क्राइम स्टैटिस्टिक्स रख सकें। कुछ 1934 के रूल्स में भी प्रोविजन मौजूद है जिसके तहत हम उन्होंने कहते थे 12-17 के मुल्ज़मान वो मुल्ज़मान हैं जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड होते हैं, तो उनका भी हम डाटा हमेशा से हिस्टोरिकली रखते आए हैं। इस हवाले से पुलिस जो है वो बड़ी डाटा रिच ऑर्गेनाइजेशन है इन देयर रोल। मैं वक्त की किल्लत की वजह से एक सवाल करूंगा आपसे, मुख्तसरन उस पर जवाब चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल डाटा अपडेट होना, नाम ऐड होना, डिलीट होना बड़ा अहम है जॉब्स हासिल करने के हवाले से, किसी बाहर के मुल्क वीज़ा हासिल करने के हवाले से। तो जो लोग सुन रहे हैं और उनका नाम किसी क्रिमिनल डाटा में गलत तौर पे आ चुका है और वो उसको वहाँ से निकलवाना चाहते हैं, तो इसका मुख्तसरन प्रोसेस क्या है? जी, वो इसी हमने स्टैंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस दिया है और इसको IG साहब ने खुद साइन किया और उन्होंने इसको इशू किया एंड थैंकफुली इट वाज एंडोर्स्ड बाय द कोर्ट। उन्होंने हमें इसमें बिकॉज एक अच्छा मुनासिब वो हो गया, तो अब इसके पास ना सिर्फ एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है बल्कि इसकी एंडोर्समेंट ऑफ कोर्ट भी है। इसके अंदर एक वेरिफिकेशन कमेटी IG साहब ने बनाई। वेरिफिकेशन कमेटी सीनियर अफसरान लोग, ठीक है, मैंने अगर गॉड फॉरबिड किसी का नाम किसी ऐसी चीज़ में आ गया है, किसी केस में आ गया है, तो वो अपनी एक्विटल के ऑर्डर्स मुसद्दका कॉपियाँ लेके मुतलका ऑफिस में जमा कराए। सीनियर ऑफिसर उसको वेरीफाई करते हैं, कमेटी बनाई गई है इस लॉ के तहत। वो फिर लाहौर में चूँकि सर्वर्स हमारे जो है उनके साथ हमारा जो कंट्रोल है उसको हम देखते हैं,
तो उनको फिर लाहौर भेजा जाता है आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द IGP, जो कि DIG IT कराते हैं उनके नाम, फिर वहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट होती है फॉर रिमूवल ऑफ देयर नेम्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज। और ये बेसिकली पेटी क्राइम्स के लिए है जी। ठीक है, अगर किसी का नाम 302 में है तो इट नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है। हाँ, मतलब मैं क्लैरिटी ज़रूर दे दूँ, ये पेटी क्राइम्स के लिए है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर एक्विटल हो जाए 302 में बरीयत हो जाए तो उसके बाद भी हम उसको देखते हैं, जो कि आपको पता है कॉम्प्रोमाइज़ बेस्ड भी एक्विटल्स हो रही है, तो हम भी सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसे लोग हैं जो 10-10 कत्ल के मुकदमों में इन्वॉल्व जी। तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स पे बहुत पूरी इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल है कि रेसिडिविस्ट टेंडेंसीज होती हैं, वो जो लोग पहले क्राइम करते हैं आमतौर पे वो दोबारा करते हैं बिकॉज चाका टूट जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप सेक्शन 75 देखें, 75 देखें पाकिस्तान पीनल कोड का, अच्छा, तो जिसने पहले हैबिचुअल ऑफेंडर होगा उसको एनहेंस पनिशमेंट दी जाएगी। ये सेंटेंसिंग के साइड पर है कि आप उसको अगर एक ही बात दोबारा करके आएगा, एक कार चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ, दोबारा कार चोरी करेगा तो उसको एनहेंस पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज द लॉ जो लिखा है। वो फिर एक्चुअली क्यों नहीं हो पाता, उसकी फिर काफ़ी सारे हैं। और उसमें मैं आपको बताऊं कि इस वक्त प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ पंजाब पुलिस बहुत ज़्यादा एंगेज काम कर रही है। मैंने तस्वीरें देखी जी, हमारे पास प्रोसिक्यूटर जनरल जो है फराद अली शाह साहब, ही वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, वेरी लर्नड, काफी नाम है उनका, वो बहुत ज़्यादा मतलब इट्स अ टीम वर्क। पहले आमतौर पे ब्लेम कम हो रहा होता तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कोऑर्डिनेट करके ताकि इट्स अ कॉमन कॉज और लोगों के फ़ायदे के लिए काम किया जाए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं इसको रैप अप करने की तरफ लाता हूँ। लोगों का एक कंसर्न है कि डाटा तो आपने ले लिया, सरकारी या रियासती इदारों ने ले लिया, प्राइवेट कंपनीज ले लेती हैं, बाज़ दफ़ा पता चलता है और बाज़ दफ़ा वो जल्दी में ओके करके ऐप से वो डाटा चला जाता है उनके पास। अगर कोई डाटा ब्रीच करता है उसकी क्या पनिशमेंट्स, दुनिया किस तरह उसको देखती है, कितना सवेरे देखती है मुख्तसरन, और पाकिस्तान में उसकी पनिशमेंट? जी, दुनिया में इस वक्त जो जूरिस्प्रूडेंस बन रही है उसको हम कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। जिसके पास भी डाटा है वो एक ट्रस्ट के तौर पे, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। पहले पुरानी डिबेट होती थी कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट इनके आपस में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट से निकल के अब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट के तौर पे अगर मेरे पास किसी का डाटा है तो इट्स अ ट्रस्ट। अगर मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करूँगा तो क्रिमिनल लॉ में भी चीज़ें मौजूद हैं, और जो नया हमारा ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है उसमें तो बहुत हैवी पनिशमेंट्स है उसका। अगर आप सेक्शन 48 उसका देखें जो ड्राफ्ट सेक्शन है, उसमें कॉर्पोरेट लेवल पे भी फ़ाइन लगाया गया है, बल्कि डॉलर्स में $2.5 लाख तक का उसमें फ़ाइन है। अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई पर्सनल एंट्री पर्सनली करते हैं उनकी अलग स्केल्स है। अब जो कॉर्पोरेट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं कोई ब्रीच, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फाइन्स लाए गए। पाकिस्तान भी अब इतने हैवी किस्म के फाइन्स और वो ला रहा है ताकि इसको डिटरेंस इसकी की जा सके। ऑब्वियसली बगैर उसके तो नहीं हो सकेगा। और आप जानते हैं कि अब वो वाला दौर नहीं रह गया कि 500 वाला फाइन। हाँ जी, वी हैव टू चेंज दैट माइंडसेट। देयर इज नो अदर वे। इसमें सजाएं हमें सख्त भी करनी पड़ेंगी और इसमें वी हैव टू कम हार्ड। पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री, हमारा स्केल्स का इशू है, हमारी टेली डेंसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है कि वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस के अगर हमने टाइमली ये सारा कुछ ना कर, लीगल कवर पूरा ना दिया, क्योंकि आपका तो मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा सिस्टम बना है, आइन कानून, तो इसको हमें चीज़ों को टाइमली एड्रेस करना पड़ेगा। मैं आपकी इजाज़त से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, लेवरेज भी लूँगा, लाइटर नोट पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी दोस्तों से ये सुनने को मिलता है, वो पूछते भी हैं कि इसके बारे में कानून क्या कहता है। ये जो पुलिस फर्जंदाने कौम से कई दफ़ा निकाहनामा तलब कर लेती है अगर वो किसी के साथ जा रहे हों, इसका अख्तियार और कोई डाटा रखने का अख्तियार है पुलिस के पास पाकिस्तान? जी कभी भी नहीं था जी। इट वाज दीज वर एक्सेसेस, और जहाँ जहाँ अच्छी लीडरशिप पुलिस की रही है उन्होंने इसको बड़ा स्ट्रांगली चेक किया है। अब फ़ायदा ये है डाटे का कि अब हमने ई चौकी की ऐप IG साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा, ई चौकी की ऐप ये है कि हर के पास ऐप है, आप कहते हैं मिस्टर शाहजहां, मैंने वहीं पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, क्लिक करना है, और आपके पास मेरे पास ना सिर्फ आपका आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी बल्कि आपका CRO का रिकॉर्ड भी आ जाएगा। गॉड फॉरबिड अगर आप किसी केस में भी इन्वॉल्व है तो मुझे फ़ौरन पता लग जाएगा और आपका स्टेटस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से अब IT बेस्ड जब चीज़ें होंगी तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, इंटरेक्शन कम हो जाएगा, डिस्क्रेशन भी उसमें कंट्रोल होती है, एतमाद भी बढ़ेगा। सबसे बड़ा इशू ये है कि डिस्क्रेशन को कर्टेल किया जाए, स्ट्रक्चर किया जाए। स्ट्रक्चर जीरो तो शायद कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन कम हो और स्ट्रक्चर्ड हो, और फिर रियल टाइम पे आपको पता है वो चीज़ें चेक हो सकती है। अगर कोई आदमी इंक्वायरी भी करेगा तो फ़ौरन पीछे लॉग में उसकी एंट्री हर चीज़ मौजूद है, हर बात वेरीफाइबल हो जाती है। बहुत शुक्रिया कामरान आदिल साहब। उम्मीद है
कि डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से लोगों के जो भी सवालात हैं आप सब सुनने वालों के वो एड्रेस हुए होंगे। अगर फिर भी कोई सवालात होते हैं तो आप वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि आने वाले शोज़ में उनको कवर किया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।